कई हजार परमिट का ऐसा है। वो लिकर शॉपर क्या करता है कि जैसे एखादे डॉक्टर को सब पूरी गांव की लिस्ट हर कोई परमिट के लिए जाता नहीं, इसलिए पूरी लिस्ट जमा करता है, 50 एक ही डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लेता है, इकट्ठा पैसे दे देता है और वो परमिट एक्साइज इंस्पेक्टर से बना लेता है और अपने पास खुद रख लेता है। उससे क्या फायदा उसको? उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए परमिट की जरूरत है। एक के बाद एक प्रांत में प्रोहिबिशन फेल होने के बावजूद शराबबंदी आंदोलन प्रोहिबिशन की मांग पर ही आकर अटक जाते हैं। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि प्रोहिबिशन के फेल होने का बुनियादी कारण है सरकारी करप्शन और पॉलिटिकल विल की कमी। इसीलिए हर आंदोलन ये मांग करता है कि प्रोहिबिशन को और भी सख्ती से लागू किया जाए। पर क्या ये कड़ी से कड़ी सरकार के बलबूते की बात है कि वह घर घर में, गांव-गांव में इस बात की निगरानी कर पाए कि कौन क्या पी रहा है? शराब बनाने के लिए किसी सोफिस्टिकेटेड तकनीक की जरूरत नहीं। इन्हीं को देखिए, एक ड्रम, तसला, 2-3 कनस्तर, एक आध रबर के पाइप, पानी, आग और मिट्टी के लेप वाली एक पट्टी। बस एक स्मॉल स्केल डिस्टिलेशन यूनिट के लिए यही सब काफी है। निजी इस्तेमाल के लिए कोई भी व्यक्ति अपने किचन में प्रेशर कुकर द्वारा शराब डिस्टिल कर सकता है। Prohibition as a policy is very difficult to implement. It raises a lot of difficulties. होता क्या है कि खासकर ये सोशल ही नहीं, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बन जाता है। पुलिस रेड भी करेगी, उसके बाद कोर्ट में केस चलेगी, विटनेस हॉस्टाइल हो जाएगा, वो फिर से छूट जाएगा। ये सब जो है इफेक्टिव डिटरेंस जब तक नहीं होता है और फ्रॉम विद इन रिफॉर्मेशन जब तक नहीं होता है तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आंदोलन के दबाव से महाराष्ट्र में ये कानून पारित हुआ है कि जिस गांव में 50% से अधिक महिलाएं शराब दुकान बंद करने के पक्ष में वोट देंगी, उस दुकान का परमिट रद्द हो जाएगा। वोटिंग सरकारी तंत्र द्वारा ही करवानी पड़ती है। वोटिंग के लिए जिला प्रशासक तभी राजी होते हैं जब गांव की बहुत सी महिलाएं एक साथ मिलकर लिखित रूप में ये मांग करें। इस प्रक्रिया में भी कितनी अड़चनें आती हैं, इसकी एक झलक महाराष्ट्र स्थित जिला चंद्रपुर के चुनाडा गांव में नवंबर 1995 में हुई वोटिंग से आपको दिखाते हैं। जो सीनो है ना दारू वाला, उसने जाके बता दिया कि आप औरत को भेजना नहीं, कुछ मेरे तरफ से फ्री दारू पियो, कुछ पैसा लो, पीने वाला रहे तो दारू की बाटली दिया, नहीं पीने वालों को पैसा दिया। जब भाई लोग हम आते थे, कुछ भाइयों को रोका, जाने नहीं दिया। और मेरी माँ आती थी, मेरे माँ को भी आधे रास्ते में से लेके गया। औरतें आदमी के डर से नहीं आई कि दारू वाले के डर से? दोनों के डर से। और आदमी को हम डरते हैं, दारू वाले जो सीरो को आदमी लोग डरता है। तू लेके साथ में लिए तो बंद होता है, और राजूरा में बंद करो और यहाँ का भी बंद हो जाएगा। देखो मैडम, गांव का पहले अपने गांव का सोचना, फिर राजूरे का सोचना। सब लोग राजूरा जाके पीछे आ सकते हैं क्या? तालुका बंद करो, डिस्ट्रिक्ट बंद करो, चाहे पूरे महाराष्ट्र में बंद करो, कि यहाँ पे अगर बंद हो जाएगा तो ये 15 रुपए में मिल रही जो गवर्नमेंट के रेट से, और महंगाई में पियेंगे लोग, बंद नहीं रहेंगे। पीने वाले कभी बंद नहीं होते। कम तो हो जाएगी ना? और ज्यादा होंगे, इलीगल में ज्यादा। बंद तो नहीं होती, कम होती है। वो कैसे? नजदीक गांव, घर के बाजू में मिलने वाली चीज यदि अभी समझो पीने की इच्छा होगी और यहाँ तो कहीं मिलने का सहारा नहीं है, तो फिर 10-12 किलोमीटर जाने का वैसा रह जाता है, ऐसे ही कम होती है। इस गांव में 1059 महिला वोटर्स में से सिर्फ 25 ने दारू दुकान के पक्ष में वोट दिया, जबकि 297 ने दारू बंदी का समर्थन किया। फिर भी दुकान बंद नहीं हो पाई क्योंकि शराब व्यापारी की धमकियों और डर की वजह से वोटिंग का कोरम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन महाराष्ट्र के अन्य कई गांवों में महिलाएं वोटिंग द्वारा दारू दुकानें बंद करवाने में सफल हुई हैं। प्रोहिबिशन से शराब की खपत में कमी जरूर आती है। आम आदमी जो पुलिस और क्रिमिनल्स के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, इससे बचने लगता है। खुलेआम शराब पीकर उज्जड हरकतें करना, धुत होकर सड़कों पर गिर जाना इत्यादि बहुत कम हो जाता है, क्योंकि प्रोहिबिशन के माहौल में शराब को खुलेआम फैशन के रूप में पिया नहीं जा सकता, इसलिए कम नौजवान इसकी ओर आकर्षित होते हैं। पर शराब का व्यापार बंद कहीं नहीं हो पाया, सिर्फ अंडरग्राउंड चला जाता है।
इससे समाज व सरकारी तंत्र में अपराधीकरण को बढ़ावा मिला है। इलिसिट व्यापार में अडल्ट्रेटेड जहरीली शराब की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अंडरग्राउंड व्यापार की क्वालिटी कंट्रोल और भी मुश्किल हो जाती है। ये दलील फिर राज्य सरकारें भी इस्तेमाल करने लगती हैं कि शराबबंदी से लिकर ट्रेजेडीज बढ़ती हैं और साथ में रेवेन्यू का भी नुकसान होता है। तो फिर क्यों ना सरकार ही अपनी देखरेख में यह व्यापार चलाए और जमकर टैक्स भी कमाए। स्थिति ऐसी है कि जो ये औपनिवेशिक व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई हुई है, उसमें आय के ज्यादातर साधन तो केंद्र सरकार के पास हैं और राज्य सरकारों के पास जो बचा है उसका बहुत बड़ा अंश शराब की आय का ही है। और इसलिए ये शराबबंदी की बात हम कितनी कर लें, शराबबंदी तब तक नहीं हो सकती जब तक हम इस विषय पर विचार नहीं कर लेते कि राज्य और केंद्र में आय के मामले में क्या संबंध होगा। आज जो स्थिति है उसमें राज्य सरकार अगर शराबबंदी करना भी चाहती है तो ये हो नहीं पाता। इतना ही नहीं, राज्य सरकार लोगों की भलाई के लिए कोई और कार्य भी करना चाहती है तो उस कार्य के लिए पैसा शराब से ही निकालना पड़ता है। See, by the time the ban on liquor came, I think about 1/3 of the government's revenue, budgetary revenue, was coming from excise from liquor. And in order to bring it to this level, the kind of measures undertaken by the government, the kind of encouragement given by the government to contractors to bid higher and higher, which meant that they would go to all corners of the villages setting up shops where no shops were there. This had a very bad impact on social life. For instance, earlier there would be, say, one liquor shop for 10 villages. Now a contractor who is encouraged by the government to bid very high because the government wants to balance its budget to fill its revenues, that fellow sets up 10 shops in 10 villages. शराब के उत्पादन और व्यापार दोनों पर ही सरकार का कंट्रोल है। मसलन दिल्ली में शराब की रिटेल ट्रेड पर सरकार की मोनोपोली है। तमिलनाडु और केरल में शराब का होलसेल व्यापार सरकारी एजेंसियां चलाती हैं। इसके अलावा मोलेसिस की सेल और खपत, जो भारत में शराब इंडस्ट्री का बुनियादी रॉ मटेरियल है, सरकार ने लाइसेंस कोटा टैक्सेशन सिस्टम के द्वारा अपने शिकंजे में रखा है। शराब है वो सारी की सारी सरकार के रख रखाव में ही, सरकार की देखभाल में ही बनती है। चीनी उद्योग के उत्पाद के रूप में जो शराब बनती है उसका पीने के लिए उपयोग शायद केवल भारतवर्ष में होता है। अन्य समाज पीने के लिए जो शराब बनाते हैं वो अधिकतर अनाज से बनाई जाती है या फल फूलों से बनाई जाती है या बहुत कम गुड़ से बन सकती है। पर ये जो शीरे से, बचे हुए शीरे से जो शराब बनती है उसका उपयोग तो औद्योगिक कार्यों के लिए ही किया जाता है। जो अल्कोहल बनता है बचे हुए शीरे से, उसका उपयोग तो पीने के कार्य के लिए, मानवीय उपयोग के लिए सामान्यतः विभिन्न देशों में नहीं होता। हमारे यहाँ तो ना इतना अनाज है, ना इतने फल फूल हैं, ना इतना गुड़ है कि हम उससे पीने लायक बहुत अधिक मात्रा में शराब बना पाए। तो यहाँ अगर शराब का प्रसार है तो इसीलिए कि सरकार वो प्रसार कर रही है इस घटिया तरह के, औद्योगिक तरह के अल्कोहल को पीने के लिए बेचकर, और सरकार हट जाए और सरकार ये चीनी कारखानों का अल्कोहल शराब बनाने के लिए नहीं बांटे तो कुल मात्रा शराब की जो इस देश में बन पाएगी वो अत्यंत सीमित होगी। हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रोहिबिशन लागू करने की जिम्मेवारी स्टेट को सौंपी गई है। तो फिर शराब के व्यापार में सरकारों की इतनी सक्रिय भूमिका क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल न हुई? क्या ये जायज है कि हमारी राज्य सरकारें लिकर टैक्स पर इतनी डिपेंडेंट हो गई हैं कि लोग शराब पीना बंद करना चाहें तो सरकारें कंगाली की दुहाई देती हैं? जो सरकारी तंत्र एक दिन शराब को बेचने में इतनी सक्रिय भूमिका निभाता है, क्या वही तंत्र शराबबंदी का काम अपने हाथ में लेने की क्षमता रखता है? बढ़ते शराबीकरण को रोकने के लिए क्या सरकारी प्रोहिबिशन ही उपयुक्त माध्यम है या कुछ और उपाय ढूंढने की जरूरत है?